नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, माया वन के कैदी। माया वन के कैदी, लेखक विजय कुमार वस, चित्रांकन हरविंदर मांकड़, द आर्ट स्टूडियो। प्रातः का समय था। खड़गपुर का राजकुमार विश्वजीत अपने पिता राजा विष्णुजीत के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मैं आखेट करने के लिए सतरंगी वन जाना चाहता हूँ। राजकुमार, हम जानते हैं आखेट करना तुम्हारा प्रिय शौक है। जाओ, हमारी ओर से तुम्हें सतरंगी वन जाने की आज्ञा है। तब घोड़े पर चढ़कर राजकुमार विश्वजीत सतरंगी वन जा पहुंचा। वहां जब वह एक आश्रम के समीप से गुजरा, इस आश्रम के सभी वासी निराश से मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? इनके चेहरों पर दुख की छाया क्यों डोल रही है? घोड़े से उतरकर वह आश्रम वासियों के पास पहुंचा। क्या बात है, आप सब लोग दुखी से प्रतीत हो रहे हैं। क्या यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है? उसकी आवाज़ सुनकर आश्रम वासियों ने उसकी ओर देखा। एक आश्रम वासी ने उसे बताया, प्रसिद्ध भविष्यवक्ता व दुर्लभ जड़ी बूटियों के ज्ञाता पराशर ऋषि के पुत्र दिवाकर का आज लंबी बीमारी के पश्चात निधन हो गया है। ओह, तो यह बात है, इसलिए आप इतने दुखी हैं। विश्वजीत तत्काल ही उस कुटिया में गया जिसमें दिवाकर का शव रखा था। शव के पास शोकाकुल पराशर ऋषि बैठे हुए थे। विश्वजीत ने उनसे अपनी संवेदना प्रकट की। ऋषिवर, मैं खड़गपुर का राजकुमार विश्वजीत हूँ। आखेट करने इस वन में आया हुआ था। आपके आश्रम के बाहर खड़े दुखी आश्रम वासियों से पता चला कि आपके पुत्र का निधन हो गया है। मुझे यह दुखद समाचार सुनकर अपार दुख हुआ है। राजकुमार, यह तो संसार है, इसमें आवागमन तो लगा ही रहता है। इतना कहकर पराशर ऋषि ने पुनः गर्दन झुका ली। तब विश्वजीत कुटिया से बाहर आ गया। ऋषि के युवा पुत्र की दुखद मृत्यु देखकर मन खिन्न सा हो उठा है। अब मुझसे आखेट न किया जा सकेगा, अतः यहीं से वापस खड़गपुर लौट चलना चाहिए। यह सोच विश्वजीत घोड़े पर बैठा और वापस खड़गपुर की ओर लौट पड़ा। इस घटना के 15 दिन पश्चात विश्वजीत सतरंगी वन में पुनः पराशर ऋषि के पास पहुंचा। राजकुमार विश्वजीत, आप? क्या आज भी आप वन में आखेट करने आए हैं? नहीं ऋषिवर, आज मैं इस वन में आखेट करने नहीं, आपसे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछने आया हूँ। तो पूछो राजकुमार, मुझसे क्या पूछना चाहते हो? ऋषिवर, उस दिन जब आपके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और मैं आपके पास संवेदना प्रकट करने आया था, तब एक बात मेरी समझ में नहीं आई थी। ऋषिवर, लोग कहते हैं कि आप आने वाले भविष्य, भूत व वर्तमान सभी के बारे में जानते हैं। आगे क्या होने वाला है, आपको इस बात की सूचना पहले से ही रहती है। इसके साथ ही आप दुर्लभ जड़ी बूटियों के द्वारा असाध्य से असाध्य रोगों का भी सफल उपचार करते रहे हैं। फिर आपने समय रहते अपने पुत्र का उपचार करके उसे जीवन दान क्यों नहीं दिया? और समय से पहले ही अपने पुत्र पर आने वाली विपत्ति को आपने क्यों नहीं जाना? क्या आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे ऋषिवर? राजकुमार, तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मैं तुम्हारी जिज्ञासा को अवश्य ही शांत करूंगा। सुनो, कहने को मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन होनी के आगे मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। होनी हर हालत में होकर रहती है। मैं बहुत पहले जान गया था कि एक लंबी बीमारी के पश्चात मेरे पुत्र की मृत्यु होगी और कोई भी उपाय करने से उसकी मृत्यु टल नहीं सकती थी। उसकी जीवन रेखा ही इतनी थी। अतः मेरी भविष्य बताने की शक्ति व मेरा दुर्लभ जड़ी बूटियों का ज्ञान चाहकर भी दिवाकर को मरने से नहीं रोक सकता था। राजकुमार, होनी बहुत ही बलवान होती है। गलत ऋषिवर, गलत। मैं आपकी बात से असहमत हूँ। मनुष्य के हाथ में सब कुछ है। वह चाहे तो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। अपने पुरुषार्थ के जरिए अपने भाग्य को बदल सकता है। राजकुमार, तुम्हारे सोचने का दृष्टिकोण गलत है। मैं बार बार यही कहूँगा कि होनी को कोई नहीं डाल सकता, न मैं न तुम, वह होकर ही रहती है। ऋषिवर, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मुझे आपसे बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनचाहे ही जब बहस छिड़ ही गई है तो आप मेरा और मेरे राज परिवार का भविष्य बताइए। अगर आपकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझ पर और मेरे परिवार पर भविष्य में कोई संकट आया तो मैं हर उस संकट को टालकर आपकी भविष्यवाणी झूठी करके रहूंगा। ठीक है राजकुमार,
मैं अभी तुम्हें तुम्हारे राज परिवार का भविष्य बताता हूँ। कहकर पराशर ऋषि ने विश्वजीत के मस्तक पर अपनी दृष्टि जमा दी। काफी देर तक वे विश्वजीत के मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ते रहे, फिर मन ही मन उनका मनन करते रहे। तत्पश्चात, राजकुमार, 6 माह के अंदर अंदर तुम पर और तुम्हारे राज्य परिवार पर बहुत विकट संकट आने वाला है, और वह संकट केवल 2 घोड़ों के कारण आएगा। 6 माह के अंदर अंदर तुम्हारे पिता राजा विष्णुजीत और माँ देवयानी घोड़े पर बैठकर माया वन की ओर जाएंगे। उनके माया वन में प्रवेश करते ही उन पर व उनके परिवार पर संकटों के बादल छा जाएंगे और माया वन से वे वापस नहीं लौटेंगे। तब तुम उनकी खोज में माया वन जाओगे, लेकिन तुम्हारा भी वही हर्ष होगा जो माया वन में तुम्हारे पिता और माँ का होगा। जब तुम्हारी छोटी बहन शर्मिष्ठा तुम्हारी और अपने माता पिता की खोज में माया वन जाएगी, तो वह तुम्हारा और अपने माता पिता का उद्धार करके तुम तीनों को सकुशल वापस खड़गपुर ले आएगी। राजकुमार, मैंने तुम्हें 6 माह के अंदर अंदर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ घटने वाली दुर्घटना के बारे में बता दिया है। अगर तुम इस घटने वाली दुर्घटना को रोक पाओ तो मैं तुम्हारी बात का कायल हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हें मेरी कही बात को स्वीकार करना होगा। बोलो, मंजूर है? विश्वजीत ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, मुझे मंजूर है ऋषिवर। ठीक है, अब तुम जाओ और ठीक 6 माह बाद फिर मेरे पास आना। तब पराशर ऋषि को प्रणाम करके वह वहां से चला आया। खड़गपुर आकर वह सोचने लगा, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम 6 माह के अंदर अंदर घटने वाली घटना को रोककर पराशर ऋषि की भविष्यवाणी को सच न होने दें। उसके दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। पराशर ऋषि ने बताया था कि 6 माह के अंदर अंदर परिवार पर जो संकट आने वाला है वह केवल एक घोड़े के कारण आएगा। तब हम ऐसा क्यों न करें कि राज के घुड़साल में जितने भी घोड़े हैं उन्हें वहां से हटा दें। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसके अलावा राज्य में जिसके पास भी घोड़े हैं उनसे भी कह दें कि वे अपने अपने घोड़ों को खड़गपुर से बाहर खदेड़ दें। तब राज्य में न घोड़े होंगे और न ही पिताजी महाराज घोड़े पर चढ़ेंगे, और तब न ही हमारे परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटेगी। ऐसी अवस्था में कितनी आसानी के साथ पराशर ऋषि द्वारा की गई यह भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाएगी। वह उसी समय अपने पिता राजा विष्णुजीत के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहो राजकुमार, क्या कहना चाहते हो? पिताजी महाराज, आज तक मैंने आपसे अपनी जो भी इच्छा बताई, आपने मेरी वही इच्छा पूरी की, और आज भी मैं आपके पास एक इच्छा लेकर आया हूँ। कृपया करके आप मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दीजिए। राजकुमार, कुछ कहो तो सही, आखिर हम भी तो जाने कि तुम ऐसी कौन सी इच्छा लेकर हमारे पास आए हो जिसे पूरी करवाने के लिए तुम इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांध रहे हो। पिताजी महाराज, मैं चाहता हूँ कि राज के घुड़साल केवल 6 माह के लिए घोड़ों से विहीन कर दी जाए। यही नहीं, खड़गपुर राज्य में भी किसी के पास कोई घोड़ा न रहने दिया जाए। यह तुम हमारे पास कैसी विचित्र इच्छा लेकर आए हो राजकुमार? भला हम यह कैसे कर सकते हैं? घोड़े तो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनकी सवारी किए बिना ना तो दुश्मनों से युद्ध किया जा सकता है और न ही वन में आखेट करने के लिए जाया जा सकता है। हम तुम्हारी यह विचित्र इच्छा भला कैसे पूरी कर सकते हैं राजकुमार? सुनकर विश्वजीत का मुंह निराशा से लटक गया। फिर वह किसी प्रकार हिम्मत करके विष्णुजीत से बोला, पिताजी महाराज, मैं तो सोचता था कि आप मेरी यह जरा सी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, पर शायद मैं गलती पर था। आपने मेरी इच्छा को ठुकराकर मेरा वह भ्रम तोड़ दिया है। इतना कहकर विश्वजीत ने विष्णुजीत को प्रणाम किया और मुड़कर कक्ष से बाहर की ओर चल पड़ा। उसे जाते देख, आज तक मैंने विश्वजीत की हर इच्छा पूरी की है। आज उसकी इच्छा ठुकराकर लगता है मैंने उसके दिल को ठेस पहुंचा दी है। मुझे विश्वजीत की इस इच्छा को पूरी कर ही देना चाहिए। यह सोचकर उसने जाते हुए विश्वजीत को आवाज दी, ठहरो विश्वजीत, हमारे पास वापस लौट कर आओ। विष्णुजीत का कथन सुनकर विश्वजीत रुक गया और वापस मुड़कर विष्णुजीत के पास आया। तत्पश्चात, राजकुमार, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आज ही राज के घुड़साल के सारे घोड़ों को हम नगर से बाहर भिजवा देंगे
और नगर वासियों को भी ऐसा ही करने का आदेश दे देंगे। पिताजी महाराज, ऐसा करने के साथ साथ आपको एक कार्य और करना पड़ेगा। कौन सा कार्य राजकुमार? आप 6 माह तक भूलकर भी घोड़े की सवारी नहीं करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी यह बात भी मान लेते हैं, पर यह तो बताओ तुम हमसे यह सब क्यों करवाना चाहते हो? पिताजी महाराज, इसकी एक खास वजह है, पर क्षमा करें, इसके विषय में आपको अभी नहीं बता पाऊंगा। हाँ, समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तब उसी समय विष्णुजीत ने प्रधानमंत्री भंजदेव को बुलाकर आदेश दिया। प्रधानमंत्री जी, हमारी गुड़साल में जितने भी घोड़े हैं उन सबको 6 माह के लिए खड़गपुर से बाहर भिजवा दो। यह आप कैसा आदेश दे रहे हैं महाराज? प्रधानमंत्री जी, हमारे राजकुमार की ऐसी ही इच्छा है। तुम तो जानते ही हो कि हम राजकुमार विश्वजीत की हर इच्छा पूरी करते हैं। ओह, कहकर भंजदेव चुप हो गया। तब विष्णुजीत ने उससे पुनः कहा, प्रधानमंत्री, राजकीय घुड़साल घोड़ों से खाली करवाने के साथ साथ खड़गपुर राज्य में यह घोषणा भी करवा दो कि आज से 6 माह तक के लिए कोई भी नागरिक अपने पास घोड़े नहीं रखेगा। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार विष्णुजीत के आदेश पर खड़गपुर के सभी घोड़ों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। महाराज ने यह क्या किया? किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति के प्रतीक घोड़ों को राज्य से बाहर खदेड़ दिया। पता नहीं महाराज को यह क्या सूझा। बेचारे घोड़ों से आखिर ऐसा कौन सा जुल्म हो गया जिसके बदले में इन्हें यह सजा मिली है। जब राज्य के सारे घोड़े राज्य से बाहर खदेड़ दिए गए, अब देखता हूँ पराशर ऋषि की भविष्यवाणी कैसे सच होती है। इस घटना को घटे धीरे धीरे 4 माह बीत गए। एक दिन खड़गपुर राज्य की सीमा पर, ए, घोड़ों को लेकर कहाँ जाता है? सैनिकों, मुझे खड़गपुर में प्रवेश करने दो। मैं घोड़ों का व्यापारी हेमचंद हूँ। मैं राजा विष्णुजीत से मिलकर उन्हें अच्छी नस्ल के घोड़े बेचना चाहता हूँ। नहीं, हम तुम्हें घोड़ों के साथ खड़गपुर में प्रवेश नहीं करने देंगे। महाराज का ऐसा ही आदेश है। ठीक है सैनिकों, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, पर आप कम से कम सूचना तो दे दो। यदि वे उचित समझेंगे तो मुझसे मुलाकात कर लेंगे, वरना मैं यहाँ से वापस लौट जाऊँगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। तब एक सैनिक राजा विष्णुजीत को सूचना देने चला गया। जिस समय सैनिक ने राजमहल में जाकर यह सूचना विष्णुजीत को दी, उस समय रानी देवयानी भी उसके पास बैठी थी। हमने तो 6 माह के लिए अपने अस्तबल व नगर के सभी घोड़ों को राज्य से बाहर निकाल दिया है और अभी 6 माह पूरे होने में 2 माह बाकी हैं। तब हम व्यापारी हेमचंद से घोड़े कैसे खरीद सकते हैं? उसे इस प्रकार सोच में पड़े देख रानी देवयानी ने उससे कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि नई नई नस्लों के घोड़े खरीदना आपका प्रिय शौक रहा है। आप कीमती से कीमती घोड़ा अपनी घुड़साल में बांधना चाहते हैं, अतः आप इस समय यही सोच रहे हैं कि व्यापारी हेमचंद के घोड़े आप कैसे खरीदें। हाँ रानी, हम यही सोच रहे हैं, पर क्या करें। हम राजकुमार विश्वजीत को इस बात का वचन दे चुके हैं कि पूरे 6 माह तक हम अपने राज्य में घोड़ों को प्रवेश नहीं करने देंगे। तब भला हम घोड़े कैसे खरीद सकते हैं? अतः हम सैनिक से कह देते हैं कि वह व्यापारी हेमचंद को वहीं से वापस कर दे। उससे कह दे कि महाराज उससे नहीं मिलना चाहते। कहकर विष्णुजीत के माथे पर अवसाद की रेखा खिंच गई। यह देखकर रानी देवयानी ने उसे समझाया, महाराज, आपके राज्य में व्यापार की आशा से कोई व्यापारी आया है, उसे इस प्रकार सीमा से ही वापस भेजना उचित नहीं है। मेरी राय में बेशक आप हेमचंद से घोड़े न खरीदें, पर उसके पास पहुंचकर उसके घोड़े देख लेने में क्या हर्ज है। रानी, यह तुम ठीक कह रही हो। चलो, हम सीमा पर व्यापारी हेमचंद से मिलकर आते हैं। महाराज, क्या मुझे भी आपके साथ चलना होगा? हाँ रानी। तब विष्णुजीत हाथी पर बैठकर रानी देवयानी के साथ अपने राज्य की सीमा पर पहुंचा। महाराज की जय हो। हाथी से उतरने के पश्चात जैसे ही विष्णुजीत की नज़र हेमचंद के घोड़ों पर पड़ी, ओह हेमचंद, तुम्हारे घोड़े तो बड़े ही दुर्लभ व बढ़िया नस्ल के हैं। ऐसे उत्तम घोड़े तो हम अपने जीवन में पहली बार ही देख रहे हैं। तभी तो इन घोड़ों को लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ महाराज। हेमचंद, काश हम तुमसे इन घोड़ों को खरीद पाते। काश राजकुमार विश्वजीत हम पर 6 माह का प्रतिबंध न लगाते, तो इस समय हम
इन सुंदर घोड़ों को खरीद पाते। विष्णुजीत का मन घोड़ों की कद-काठी व सुंदरता को देखकर उन्हें खरीदने को मचल उठा। वह हेमचंद से बोला, व्यापारी हेमचंद, इन घोड़ों को हम तुमसे 2 माह पश्चात खरीदेंगे। तब तक इन घोड़ों को तुम हमारी धरोहर समझकर अपने पास रखोगे। जैसा आपका आदेश महाराज। तब विष्णुजीत रानी देवयानी के कान में फुसफुसाते हुए बोला, रानी, घोड़े इतने उत्तम हैं कि जी कर रहा है कि अभी इन पर घुड़सवारी करूं। लेकिन क्या महाराज? रानी, यह तो तुम जानती हो कि हम घोड़े की सवारी न करने के लिए राजकुमार विश्वजीत से वचनबद्ध है। तब भला इन घोड़ों पर सवारी कैसे कर सकते हैं? महाराज, क्षमा करें तो एक बात कहूं? कहो रानी। महाराज, इस समय राजकुमार यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए अगर घोड़े की सवारी कर लेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने उन्हें दिया वचन तोड़ा है। इसलिए मेरी राय तो यही है कि पहले आप इन घोड़ों की सवारी करके घोड़ों की उत्तमता की जांच कर लीजिए। तत्पश्चात ही व्यापारी हेमचंद से घोड़ों की खरीद का सौदा कीजिए। रानी, तुम्हारी सलाह हमें जच रही है। हम अभी एक घोड़े पर सवारी करके देखते हैं। कहकर विष्णुजीत घोड़े की ओर बढ़ा। विष्णुजीत सवारी करने के उद्देश्य से एक घोड़े पर चढ़ा ही था कि घोड़ा हिनहिनाकर अचानक ही वहां से एक दिशा की ओर दौड़ पड़ा। अरे रे, घोड़ा तो लगाम खींचने पर भी नहीं रुक रहा है। अरे! शीघ्र ही वह घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ देवयानी व हेमचंद की दृष्टि से ओझल हो गया। हेमचंद, यह क्या हुआ? रानी जी, मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि घोड़ा इस प्रकार महाराज को कहाँ ले गया है। जब कई घंटे बाद भी विष्णुजीत घोड़े के साथ वापस नहीं लौटा। हेमचंद, अपना यह घोड़ा मुझे दो, मैं घोड़े पर चढ़कर महाराज को खोजने जाऊंगी। रानी जी, आप महाराज को खोजने जाएंगी? हाँ, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? मैं घुड़सवारी करना जानती हूँ। तुम सब यहीं पर रुककर मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। मैं महाराज को खोजकर शीघ्र ही उनके साथ यहाँ वापस लौटूंगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।